जय हिंद यूपीएससी एस्पिरेंट्स। सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं आपका दोस्त और होस्ट शरद कटियार आपके साथ तैयार हूं सुबह की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के मैं बात करूंगा। और आज तारीख 25 जून है, सुबह के 6 बज चुके हैं। चलिए बिना किसी बकवास के हम इस करंट अफेयर की सीरीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। पहली न्यूज़ निकल के आ रही है साइट की तरफ से। दरअसल साइट प्रोग्राम के तहत जो है ग्रीन अमोनिया है उसका प्रोडक्शन जो है उसको जो है बढ़ा दिया गया है। यदि कि पहले जो है 5.5 लाख मीट्रिक टन पर एनम का जो है उत्पादन होता था, लेकिन अब 7.5 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन पर एनम किया जाएगा साइट योजना के तहत। ये दरअसल नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है उसके तहत ये प्रोग्राम है। दरअसल इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है कि जो अमोनिया का प्रोडक्शन हो वो ग्रीन तरीके से हो, यानी कि हरे तरीके से हो, ताकि जो है जो डिमांड है हमारे देश में अमोनिया की उसको मीट किया जा सके। दरअसल आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में अमोनिया जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है यूरिया बनाने में, यानी कि जो खाद फर्टिलाइज़र वगैरह जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जो ग्रीन हाउस यानी कि जो ग्रीन हाइड्रोजन जो बनाई जाती है वो अमोनिया से ही तैयार की जाती है। तो ग्रीन हाइड्रोजन अगर आपको बनाना है तो आप ग्रीन अमोनिया से बनाइए। इसलिए अमोनिया की मैं आपको बता दूं कि आपकी जो फ्रीज होती है उसमें जो कोल्ड स्टोर होते हैं उसमें जो ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो भी अमोनिया ही होती है। अमोनिया एक बहुत दुर्गंध वाली चीज़ होती है, गैस होती है। तो अमोनिया को जो बनाया जाता है, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर है जिसमें 1 अनुपात नाइट्रोजन का रहता है और 3 अनुपात हाइड्रोजन का रहता है। अमोनिया को जो ग्रीन तरीके से बनाया जाता है उस प्रोसेस को हम हैबर बोश प्रोसेस कहते हैं, जहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जो है कंबाइन किया जाता है। 70% अमोनिया का प्रयोग जो है फर्टिलाइज़र में किया जाता है, बाकी अमोनिया का प्रयोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, प्लास्टिक में और विस्फोटक और सिंथेटिक फाइबर बनाने में किया जाता है। अमोनिया की अगर बात की जाए तो अमोनिया जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई उत्पादन करता है तो दुनिया का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चाइना के बाद अमेरिका के बाद यूरोपीय यूनियन, उसके बाद इंडिया, रसिया, मिडिल ईस्ट, ये कंट्री जो है इसका उत्पादन करते हैं। तो ये पहली न्यूज़ थी जो मैंने आपको बता दी। ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे कारण ये है कि ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है उसको कम किया जा सके। मैं आपको बता दूं कि अमोनिया जो है जो कन्वेंशनल अमोनिया है, यानी कि जो पुरानी अमोनिया है, जो ग्रीन अमोनिया नहीं है, उसकी वजह से जो है 2 टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। मैं आपको बता दूं अमोनिया पर टन 2 टन की जो है अमोनिया प्रोड्यूस की जाती है, मतलब 2 टन की जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की जाती है जो कन्वेंशनल अमोनिया है पुरानी वाली। ये ग्रीन अमोनिया इसीलिए बहुत फायदेमंद है। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज़ जो है ये आपको स्लाइड, और मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि जितनी भी ये स्लाइड मैं इस वीडियो में यूज़ करूंगा ये जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऑफिशियल लिंक से जाकर ही आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको न्यूज़पेपर और ये जितनी भी जो स्लाइड्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, जिससे मैं आपको न्यूज़ पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद दूसरी न्यूज़ निकल के आ रही है केरला की तरफ से। दरअसल केरला का एक जो है, मैं आपको बता दूं कि केरला का जो एक शहर है, या फिर जो भी आप मान लीजिए कि कोझिकोडे, केरला में एक जगह पड़ती है कोझिकोडे, उसको इंडिया का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर का जो है खिताब दिया जा चुका है। मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है इंडिया का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर। ये जो है अक्टूबर 2023 में कोझिकोडे एज इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर प्लेस्ड इट अंडर द लिटरेसी कैटेगरी ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। ये दरअसल यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंतर्गत आता है। और कोझिकोडे का पुराना नाम कालीकट था, और ये जो है मालाबार कोस्ट के पास में ही जो है। और यहाँ पे जो है मध्य युग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे समूथरीज या फिर जैमोरिन्स जिनको आप कहते हो, उन्होंने यहाँ पे राज किया था। और ये जो है सिटी ऑफ स्पाइसेज भी कहा जाता है, यानी कि ब्लैक पेपर, कार्डमन, ज्यूज, अरब्स ऑफ फोइंसिस एंड चाइनीज़, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे आए और यहाँ पे ब्लैक पेपर यानी कि सिटी ऑफ स्पाइसेस है। इवन बतूता जो है वो भी जो है जिसने रियला का जो आथर है इवन बतूता, उसने भी 14वीं सेंचुरी में यहाँ पे विजिट किया था। पुर्तगीज एक्सप्लोरर जो है वास्को डिगामा और पर्सियन एम्बेसडर अब्दुल रज्जाक ने भी जो है इस सिटी में 15वीं सेंचुरी में विजिट किया था। साथ ही में अगर बात किया जाए तो ये सिटी जो है काफ़ी जो है अच्छी सिटी है, जहाँ पे जो है सिटी ऑफ लिटरेचर का इसको जो है यूनेस्को ने एक अवार्ड दिया है। और ऐसे ही जो है
इस तरीके से जो है ये न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है रसिया की ओर से। तो मैं आपको बता दूं कि भारत ने, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और रूस जो है बहुत पुराने मित्र हैं। और आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली इंडिया और रसिया ने म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसको हम रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट यानी कि रिलोस के नाम से जानते हैं। इसको शॉर्टकट में हम रिलोस कहते हैं। तो ये रिलोस में है क्या? दरअसल रिलोस जो है, मैं आपको बता दूं कि ये जो है डिफेंस में जो है जितना भी इंडिया और रसिया के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन का जो काम है, उसमें जैसे जॉइंट एक्सरसाइज हो गई, ट्रेनिंग हो गई, डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ों को जो है ये एग्रीमेंट जो है शामिल करता है। तो ये रिलोस एग्रीमेंट जो है रसिया और इंडिया के बीच लॉन्ग टर्म जो है डिस्टेंस मिशन के तौर पे स्ट्रीमलाइन मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट के रूप में ये जो है साइन किया जा चुका है। ये जो है इसेंशियल सप्लाई, जैसे मान लीजिए फ्यूल हो गया, राशन हो गया और स्पेयर पार्ट्स हो गए, इनको जो है एक्सचेंज करता है और एक दूसरे की मदद करता है। यानी कि डिफेंस का एक तरीके से आप मान लीजिए लॉजिस्टिक जो सप्लाई है उसमें मदद करता है। और ये जो है ये यूएस के कोड से एक अलग एग्रीमेंट होता है। इसमें जो है जैसे अमेरिका से तो हम चलो क्वाड में बात करते हैं, जो यूएसए जैसे I2U2 एक बना के रखा है, एक जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और इंडिया का एक क्वाड है, ये उसका काउंटर पार्ट है। मतलब ये जो है इंडो पैसिफिक में बिना क्वाड की इन्वॉल्वमेंट के ये स्ट्रेंथ इंडिया और रसिया की मजबूत करता है ये एग्रीमेंट। और इसमें जो है ऐसे ही भारत ने बहुत सारे एग्रीमेंट कई देशों के साथ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि अमेरिका और इंडिया के बीच जो लॉजिस्टिक मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो शेयरिंग होता है वो होता है GSOMIA जो एग्रीमेंट कहता है, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। GSOMIA के तहत जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो शेयरिंग होता है वो अमेरिका और इंडिया के बीच में होता है। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये जो है लॉजिस्टिक फैसिलिटी के लिए होता है, जो 2016 में इंडिया और अमेरिका के बीच साइन किया गया था। इंडिया और अमेरिका के बीच जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो है, जिसको हम लेमोआ कहते हैं, ये 2016 में अमेरिका और इंडिया के बीच में साइन किया गया था। वहीं पे मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट जो है वो अमेरिका और इंडिया के बीच में 2002 में साइन किया गया था। वैसे जो है भारत ने और भी कई सारे एग्रीमेंट कई देशों से साइन कर रखे हैं। जैसे जो है यूएस की जियोज स्पेशियल इंटेलिजेंस डेटा के साथ जो इंडिया एक्सेस कर पाता है, उसको जो एग्रीमेंट का नाम है उसका नाम है बीका, यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये 2020 में साइन किया गया था। ऐसे ही इंडिया ने फ्रांस के साथ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन कर रखा है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट 2020 में साइन किया था। इंडिया ने जापान के साथ 2020 में इंडिया ने जापान के साथ जो है सप्लाई आर्म्ड फोर्स की सप्लाई के लिए एग्रीमेंट साइन किया था। ऐसे ही जो है इंडिया और रसिया के बीच कई सारे एग्रीमेंट हैं। जैसे जो है मैं आपको बता दूं इसका हिस्ट्री क्या है, इंडिया और रसिया के बीच कितने कैसे संबंध इन्वॉल्व हुए। तो सबसे पहले 1971 में, जैसा कि आपको पता होगा, इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई थी 1971 में। वहीं पे जो है दूसरा जो डिक्लेरेशन ऑन द इंडिया रसिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, ये जो है अक्टूबर 2000 में जो है साइन किया गया था। और स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, ये जो है 2010 दिसंबर में साइन किया गया था। वैसे जो है इंडिया और रसिया का जो ट्रेड होता है वो मैं तो आपको बता दूं कि 2021 और 22 के अगर आंकड़ों की बात करें तो $13 बिलियन का जो है ट्रेड दोनों के बीच में हुआ है। और ये जो है इंडिया का 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है पिछले सालों में, ऐसा आप अनुमान लगा सकते हो। तो ये जो है मैं आपको बता दूं, ये हमारे और रसिया के बीच में साइन हो चुका है। और भी तमाम तरीके की चीज़ें हैं। चलिए अगले मिशन की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो निकल के आ रहा है, मैं आपको बता दूं, अगला जो यहाँ न्यूज़ निकल के आ रहा है वो हमारी, जैसा कि आपको पता ही है कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी जो है वो विजिट की थी, इंडिया की यात्रा पे थी 2 दिवसीय। और इसमें जो है उन्होंने डिजिटल, ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी और स्मॉल सैटेलाइट प्रोजेक्ट पे जो है MOU साइन किया है। तमाम तरीके के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई हैं दोनों देशों के बीच में। और अगर आपको बता दूं तो बांग्लादेश जो है हमारा बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है इंटरनल सिक्योरिटी में, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड इलिसिट
ट्रेड वगैरह जो है यहाँ से कभी कभी ये भी हो जाती है। और इंडिया के जो नॉर्थन स्टेट हैं से और जो जो साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं उनसे कनेक्टिविटी में हमारी मदद करता है, समझे। और जो है रीजनल इंटीग्रेशन में भी हमारी मदद करता है। साउथ ईस्ट एशिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, और साउथ एशिया के साथ जुड़ने में हमारी मदद करता है। जैसे ट्रांस एशियन रेलवे नेटवर्क जो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल को जोड़ता है। मोटर व्हीकल एग्रीमेंट जो हमारे बीच में है, यानी कि मोटरयान जा सकते हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल में बिना किसी रोकथाम के। उसी तरीके से जो है एक और जो है ऑनगोइंग एक प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया में हमारा, थाईलैंड ट्राईलेटरल प्रोजेक्ट, इस पे भी जो है काम चल रहा है, ये जोड़ने का काम करेगा। और ये इंडिया का जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिटी जो कि जो है मैंने आपको बता दूं कि एक सागर प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसमें जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाई गई थी, जिसमें मतलब पड़ोसियों को पहले जो है प्राथमिकता दी जाएगी, जो कि जो है सागर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। और इससे जो है हमारे जो पड़ोसियों के बीच, जैसे कि आपको पता हो कि अभी जो शपथ ली गई थी उसमें नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत ही सभी देश जो पड़ोसी थे उनको बुलाया गया था। बांग्लादेश का जो है बांग्लादेश बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा साउथ एशिया में, और इंडिया इज़ द सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश का जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। मैं आपको बता दूं $15 बिलियन का जो है बाईलेटरल ट्रेड हुआ है 2022-23 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इंडिया का लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर भी जो है यही है, और ये जो है रुपए में भी कभी कभी ट्रेड कर लेता है। तो ये जो है बांग्लादेश के बारे में खबर थी, जो कि जो है इन्होंने विजिट में कई सारी चीज़ें सॉल्व की। अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो पटना हाई कोर्ट की तरफ, हाई कोर्ट की तरफ से निकल के आ रही है। इसने जो है जो नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट ने थी, जिसने जो है कोटा बढ़ाने की बात की थी, 50 से 65% का जो है कोटा जो बढ़ाने की बात की थी, उस पर जो है स्टे लग चुकी है। यानी कि अब जो है 50 से 65% जो कोटा है वो जो है बिहार गवर्नमेंट का जो डिसीजन था, रिजर्वेशन कोटा जो बैकवर्ड क्लासेस या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो 50 से 65% कोटा बढ़ाने की बात थी, यानी कि जो आदेश था उसको जो है पटना हाई कोर्ट ने जो है स्ट्रक डाउन कर दिया है, यानी कि अब ये नहीं होगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि 50% लिमिट आई कहाँ से, तो ये इंदिरा साहनी का एक जो केस था जो 1992 का। वैसे अगर आप रिजर्वेशन पे बहुत डिटेल में कानूनी प्रोविज़न को जानना चाहते हो तो इस पर मैंने 1 घंटे का लेक्चर बना रखा है। आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पे डाल दीजिए रिजर्वेशन, मेरा नाम डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो है न्यूज़ निकल के आ रहा है, अगला न्यूज़ जो यहाँ पे निकल के आ रहा है मैं आपको बता दूँ, वो निकल के आ रहा है दरअसल ये PIL एक दायर की गई थी, उसमें जो है इसको चैलेंज किया गया था और अल्टीमेटली जो है पटना हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट भी कर दिया। अगला न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रहा है इसरो की तरफ से। तो इसरो की जब बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि इसरो ने जो है अभी रीयूजेबल यानी कि ऐसे एक रॉकेट का जो है ऐसे एक लॉन्च व्हीकल का जो है टेस्ट कर लिया है, जो है इस इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो कंप्लीट्स इट्स रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में जो एलॉन मस्क हैं वो रीयूजेबल पे काम करते हैं, यानी कि रॉकेट जाए और रॉकेट वापस आ जाए। और इससे क्या होता है, इससे दरअसल जो एनवायरमेंटल हार्म होते हैं, जो एनवायरमेंटल कचरा जो उत्पन्न होता है, इसमें मदद मिलती है और हम एक जो चीज़ है उसको दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से इसरो ने जो है ये थर्ड यानी कि लगातार तीसरी बार सफलता पाई है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम RLV LEX जो है ये तीसरा था। मैं आपको बता दूं LVX 1 और 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, ये दरअसल जो है RLV 3 था, यानी कि लॉन्च व्हीकल ये तीसरा था जिसको जो है इसरो ने अभी टेस्ट किया और लगातार तीसरी बार ये जो है एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। और इसने जो है जैसे अमेरिका का जो फाल्कन 9 है एलॉन मस्क का, ये SpaceX का, वो जो फाल्कन 9 है वो वर्टिकली लैंड करता है, जबकि ये जो है हॉरिजेंटली जो है पुष्पक, इसका नाम पुष्पक है, जो तीसरी बार सफलता प्राप्त किया है, ये जो है हॉरिजेंटली आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, जबकि फाल्कन 9 वर्टिकली लैंड करता है, जैसे लैंडिंग होती है ना उसी प्रकार से। तो ये जो है सक्सेसफुल टेस्टिंग कर लिए, इससे जो है भविष्य में हम भी जो है रीयूजेबल रॉकेट की तरफ से आगे बढ़ेंगे। वैसे आपके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ देता हूँ कि आप हमें ये बताएं
कि हाल ही में जो है 3D रॉकेट लॉन्च किया गया था इसरो की एक इंडिया के स्टार्टअप के द्वारा। उस 3D रॉकेट और उस कंपनी का नाम क्या है आपको बताना है कमेंट में करके। अगला जो न्यूज़ निकल के आ रहा है वो न्यूज़ निकल आ रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की ओर से। दरअसल मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में 53rd यानी कि 53rd जो है जीएसटी काउंसिल की जो है 53rd जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है। ये जीएसटी काउंसिल होती क्या है, तो जीएसटी काउंसिल जो है वो आर्टिकल नंबर 279 के तहत जो है ये जीएसटी काउंसिल इस्टेब्लिश की जाती है और इसको जो है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के द्वारा इसको जो है लाया गया था और ये प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसकी चेयरपर्सन होती हैं और जो है ये जो है हर साल इसकी जो है बैठक होती है और इसमें जो डिसीजन है वो वोटिंग के द्वारा लिए जाते हैं, जहाँ पे जो है स्टेट की भी जो है मिनिस्ट्री इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ एनी अदर मिनिस्ट्री नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के भी जो है इसमें फाइनेंस के जो अधिकारी होते हैं या फिर फाइनेंस के जो मिनिस्टर होते हैं वो जो भी स्टेट गवर्नमेंट अपना लाती है वो जो है इसमें शामिल हो सकते हैं और इसमें वोटिंग से डिसीजन लिए जाते हैं जीएसटी काउंसिल में। तो अभी जो है हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है, इसके नतीजे क्या आते हैं मैं आपको न्यूज़ में आगे कवर कर दूंगा जब भी कुछ डिसीजन आएगा। अगला जो न्यूज़ निकल के आ रहा है मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी ने पहला स्किन बैंक बना लिया है। दरअसल हमारे कभी कभी जवान या फिर उनकी फैमिली के मेंबर कभी कभी जो है उनको खाल की ज़रूरत होती है, स्किन की ज़रूरत होती है, लेकिन स्किन लाई कहाँ से जाए क्योंकि स्किन रखी तो जाती नहीं थी हमारे देश में। लेकिन अब जो है भारत ने अपना पहला आर्मी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में खोल लिया है जो क्या करेगा स्किन यानी कि जो खाल होती है उसको हार्वेस्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रिजर्व करेगा और उसकी सप्लाई जो है फाइन ह्यूमन स्किन के तौर पे अपने ट्रीटमेंट करने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी की इंजरी हो गई सेना में या फिर जो है उसके कोई भी फोर्स सर्विस मेंबर्स है या उसकी कोई फैमिली में किसी की इंजरी हो गई तो उसकी खाल जो है यानी कि स्किन को लगाने का काम कर दिया जाएगा। ये पहला जो सेंटर है वो जो है न्यू दिल्ली में खुल चुका है। ये इसमें जो है आर्मी उनकी फैमिली से रिलेटेड लोगों की ही मदद होगी और ये सेंट्रलाइज हब है जिसमें कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन खाल का किया जाएगा। तो इंडियन आर्मी के लिए है सिर्फ। अगला जो है न्यूज़ निकल के आ रहा है नासा के जो चीफ हैं और नासा के चीफ मैं आपको बता दूं कि नासा इसरो ने हाल ही में जो है जैसा कि आपको पता है कि नासा अभी हाल ही में अगर आपने देखा होगा तो जैक सुलेमान जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अपने इंडिया के हैं जिनका नाम अजीत डोभाल है और जो अमेरिका के सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सुलेमान अभी आईसीईटी के तहत यानी कि इन कन्वर्जेंस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के तहत जो है जो 2022 में यानी कि पिछली साल जो समझौता हुआ था जिसके तहत जितनी भी रिसर्च एंड इनोवेशन जो डिफेंस में है या कोई भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी या क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन का शेयरिंग है वो आईसीईटी प्रोग्राम के तहत किया जाएगा। इसमें जो है अभी 1 साल कंप्लीट हो चुका है आईसीईटी के तहत। मैं आपको बता दूं कि आईसीईटी ने जो है 1 साल कंप्लीट कर लिया है, जी हाँ। और उसी आईसीईटी के जो चीफ हैं यानी कि जो चीफ नहीं जो वहाँ के सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जिनका नाम जैक सुलेमान है वो भी इंडिया में आए थे, आपने देखा होगा काफ़ी जो है उसके चर्चे रहे थे। और यहाँ पे जो है उसका 1 साल हो चुका है यानी कि आईसीटी जो डायलॉग है वो जो है ख़त्म हो चुका है और वो जो है इंडिया आए थे। हाल ही में जो ये आप तुम कहोगे कि सर जो आईसीईटी है और जो इंडिया और यूएस के बीच जो जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें होती हैं, इंफॉर्मेशन का शेयरिंग होती है, वो इससे फ़ायदा इंडिया को क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनका इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगा, अमेरिका इंडिया के साथ करेगा, इंडिया अमेरिका के साथ करेगा और इससे जो है दोनों के जो इकोसिस्टम है, जो इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम है जिसको हम शॉर्ट में इंडस एक्स कहते हैं, जो जून 2023 में लॉन्च हुआ था और ये जो है डिफेंस इनोवेशन ब्रिज के तौर पे काम करेगा दोनों देशों के बीच में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के रूप में। और ये जो है मैं आपको बता दूं कि इंडिया और अमेरिका में जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जो स्टार्टअप लॉन्च हो रहे हैं उनको जो है डिफेंस के क्षेत्र में जितने भी स्टार्टअप लॉन्च हो रहे हैं उनको इंडस एक्स गुरुकुल के तौर पे जो है इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करेगा, एकेडमिक
का भी जो है नॉलेज उनको देगा और रिसर्च में उनकी मदद करेगा। इंडिया और यूएस में, इंडिया यूएस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन में जो है मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने 2016 में कहा था कि यूएस ने जो है डिजिग्नेटेड किया था इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पे, क्योंकि इंडिया जानता है कि अमेरिका जानता है क्योंकि इंडिया के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जैसे हमारा यूपीआई हो गया और कई सारी चीज़ों में इंडिया और यूएस प्रोग्रेस अच्छे से कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इंडिया से 7 गुना ज़्यादा पैसा यूएस अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, यानी कि जैसे यहाँ पे इसरो को देने का होता है, ऐसे अमेरिका में नासा को 7 गुना ज़्यादा पैसा जो है वो अमेरिका खर्च करता है। हम लोग 7 गुना कम पैसा खर्च करते हैं अमेरिका की तुलना में। वैसे जो है मैंने जैसा कि अभी आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया था कि लॉजिस्टिक 2016 में अमेरिका ने कहा था कि मेजर डिफेंस पार्टनर इंडिया हमारा डिजिग्नेटेड किया था। ये क्यों किया था? क्योंकि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट ये साइन हुआ था अमेरिका और इंडिया के बीच में, जिसमें जो है जो आज हमने अमेरिका के साथ साइन किया है वही हमने 2016 में अमेरिका के साथ, रसिया के साथ जो हमने आज साइन किया है वो अमेरिका के साथ हमने 2016 में साइन किया था, तभी अमेरिका ने उस समय ऐसा कहा था। और इंडिया और अमेरिका के बीच जो सबसे बड़ा काम हमने अभी तक किया है, जो ICET के तहत हमने किया है, यानी कि सेट जिसको आप कह सकते हो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, वो निसार है। निसार दरअसल एक सैटेलाइट है जो दोनों के बीच जो है जॉइंटली डेवलप्ड सैटेलाइट है, जो अर्थ की सरफेस को एवरी 12 डे में 2 बार जो है कवर कर लेती है, यानी कि हर 12 दिन में 2 बार कवर कर लेती है। और ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है सैटेलाइट बनाई गई है। तो ये दोस्तों जो है बात थी। साथ ही में जो है मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो नासा है, नासा की चीफ ने कहा है कि यूएस टू ट्रेन इंडियन एस्ट्रोनॉट एट नासा। नासा ने ये कहा है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में जो कोऑपरेशन है वो बढ़ेगा और इंटरनेशनल स्पेस जो स्टेशन है जो इंडिया अपनी बनाने का सोच रहा है, उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो ट्रेनिंग है वो नासा अपने यहाँ पे देगा। ऐसी मदद करने का जो आश्वासन है वो नासा ने हमें दिया है। तो आज की न्यूज़ समाप्त हुई। आई होप आपको बहुत ही डिटेल्ड में मैंने जो है आज की न्यूज़ें आपको कवर कराई होंगी। अंत में वीडियो में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सारी स्लाइडें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। धन्यवाद।